नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग आज भूगोल में तारे को देख रहे हैं। तारा चैप्टर जो है आज स्टार के बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिए, पहले ब्रह्मांड पढ़े, ब्रह्मांड से इन किए थे आकाशगंगा, आकाशगंगा के अंदर आए निहारिका, अब निहारिका के अंदर आ रहे हैं तारा, तारा एक सूरज है, तब घुसेंगे सौरमंडल, फिर सूर्य के बारे में जानने के बाद अब ग्रह, उसके बाद सारे ग्रह को पढ़ेंगे, तब जाकर के कहेंगे कि अपना ब्रह्मांड पूरा हुआ। तो अब आइए देखें, जीपीएससी में ये सब सिलेबस में नहीं है, वहां है केवल सूर्यमंडल, माने ये इतना नहीं पढ़ना है, इसीलिए वो जीपीएससी पास लड़का को क्या होगा, इधर से प्रश्न आ जाएगा, जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो चलिए अपने देखते हैं ब्रह्मांड के बाद। अब देखें तारा, तारा किसको कहते हैं। सबसे पहले वह खगोलीय पिंड जिसको अपना प्रकाश हो उसको तारा कहते हैं। ठीक है, अब आप सोच के देखिए कि प्रकाश है तारा में और चमकता चांद है। माने कुछ आदमी ऐसे होता है, दूसरा का पावर अपने हाथ में ले लेता है और चौतरफा जो है पावर यूज करके बताएगा कि हम सबसे शक्तिशाली आदमी हैं। और सोचिए कि संस्कृत में एक श्लोक है, आप अगर आज इसको देख रहे हैं तो उसमें है कि वर में को गुनी पुत्र है, न तो मूर्खा शतान्य। एक ही बेटा हो लेकिन गुनी हो, मूर्ख बेटा 100 नहीं। एकस चंद्र तमो हंति, एक ही चांद जो है वो अंधकार को हरता है। नौतु तारा सहस्त्र है, 1000 तारा है लेकिन वो जो है यहाँ के अंधकार को नहीं खत्म कर पाता है। लेकिन बाद में हकीकत में पता चला कि उसी तारा के लाइट से चमक के ये अपने को गाइड के रूप में चांद जो है दे दिया। और ये कहे, देख लीजिए दूसरा, चांद का कल्पना हम लोग कितना खूबसूरत वे में किए हैं, गाना कितना है उसको। अब जब फोटो खींच खींच के भेज रहा है तब पता चल रहा है कि कितना बदसूरत है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है, कहाँ क्रेटर है। तो इस तरह का। तो चलिए आगे बढ़ें। अब इसमें अपना प्रकाश है। प्रत्येक तारा गर्म गैसों का विशाल समूह। तारा के अंदर गैसें हैं और वही आपस में मेनली हाइड्रोजन गैस जो जल रहा है और वो जो है हीलियम में बदलता है। कहता है तारे से बड़ी बड़ी ज्वालाएं निकलती हैं। बात तो वाजिब है कि जो गैसों का विशाल समूह होगा उसके अंदर प्रकाश है, यानी वो जल रहा है, तो जो चीज जलेगा उससे ज्वाला निकलेगा। अब आइए, क्या है, तो हाइड्रोजन गैस का विशाल बादल, कुछ हीलियम और धूल के बने होते हैं। मतलब तारा में मैक्सिमम विशाल हाइड्रोजन गैस होता है और कुछ में हीलियम और धूल कण भी होता है। सभी तारों में हाइड्रोजन परमाणु निरंतर हीलियम परमाणु में परिवर्तित होते रहता है। हाइड्रोजन जल करके एक इनर्ट गैस हीलियम में बदलने लगता है। अब जरा देखिए, तो हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा है, नहीं तो सूर्य के में जो जल रहा है अगर वो प्रदूषण फैलाता तो क्या अपने जिंदा रह पाते। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा है। तो दिमाग में आया तुरंत कि क्यों ना हम लोग ग्रीन एनर्जी के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग शुरू करें। तो हम लोग हाइड्रोजन चालित वाहन लेके आए। लेकिन एक समस्या देखिएगा, इन फ्यूचर अगर आपसे पूछे तो एक तो ये हाइड्रोजन जलाएंगे तो हीलियम, इसका मतलब हीलियम गैस बढ़ने लगेगा, उसका क्या रिजल्ट होगा देखना है। कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाने में उचित प्रक्रिया नहीं अपनाए, कुछ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बन गया तो टंकी में पानी भरने लगेगा। जलाने के क्रम में अगर कुछ प्रक्रिया ऐसा कर गया तो क्या देख रहे हैं, फायदा और नुकसान दोनों है।
तो क्या देखे, हाइड्रोजन परमाणु निरंतर हीलियम में परिवर्तित हो रहा है और उससे ऊष्मा और प्रकाश के रूप में न्यूक्लियर एनर्जी मुक्त होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक तो सूरज के पास गर्मी इतनी है कि आप नहीं पहुंच पाएंगे, ऊपर से वो रेडिएशन है, तभी तो सोलर रेडिएशन बोले अंग्रेजी में, वो विकिरण ही है, तो वहां नाभिकीय ऊर्जा मुक्त हो रहा है, वहां हाइड्रोजन का नाभिक में जो है हो रहा है संलयन, दो हाइड्रोजन मिल रहा है और तब बन रहा है हीलियम। तो वहां न्यूक्लियर फिजन नहीं हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, नाभिकीय संलयन, आपस में दो नाभिक जुड़ रहा है। कहता है आकाश में अरबों खरबों तारे हैं, परंतु अंधेरी रात में हम 2000 तारे को ही खुले आंख से देख सकते हैं। अब आइए, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? ये जो ऐसा लगता है, क्योंकि उनके प्रकाश की जो इंटेंसिटी है वो घटती या बढ़ती रहती। अब आइए, तारों को उनके भौतिक अभिलक्षण जैसे आकार, रंग, चमक और ताप के अनुसार हम वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी तारों को बांटने में हम क्या क्या उपयोग करते हैं? आकार, कलर, उसका चमक, नहीं तो उसके अंदर टेम्परेचर कितना है, उस आधार पर हम तारे को बांटते हैं। अब आइए, रंग के आधार पर तारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेड, एक होता है व्हाइट और एक होता है नीला। ठीक है ना? अब वो कब कब होता है वो जानते हैं, लेकिन अभी हम लोग तारे को 3 भाग में बांटते हैं। कुछ तारा लाल हो जाएगा, कुछ तारा सफेद होगा और कुछ तारा नीला होगा। अब आइए, लाल कौन सा है? तो वह तारा जिसका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत कम होता है, कारण गैस का जब फ्लेम जलाते हैं तो वो लाल नहीं होता है, नीला होता है। और लकड़ी जलने के बाद जब लास्ट पे आता है ना, तब वे लाल होता है। तो जिसका कि पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत कम होगा उसको वो दिखता है लाल। और जब हम जलाते थे केरोसिन ऑयल, उसका फ्लेम शुरुआत में लाल और लास्ट में व्हाइट जैसा दिखने लगता है। तो वह तारा जिसका पृष्ठ ताप इसके अपेक्षाकृत उच्च होगा उसको कहेंगे सफेद दिखेगा, और जिसका सबसे ज्यादा होगा वही गैस के बर्नर के जैसा है, वो हमको ब्लू दिखेगा। तो कभी भी उल्टा नहीं सोचना है, जिस तारा का पृष्ठ ताप कम होगा वो होगा लाल, जिसका पृष्ठ ताप उससे ज्यादा होगा वो होगा उजला, और जिसका पृष्ठ ताप सबसे अधिक होगा वो होगा नीला। देखिए, एक नया प्रश्न दिखाते हैं। निम्न में से पृष्ठ ताप के आधार पर तारों का सही आरोही क्रम, यहां आरोही का मतलब है असेंडिंग, आरोही क्रम कौन सा है? पहले जो सही बनाना है वो बना लीजिए, लाल, सफेद, नीला, पृष्ठ ताप के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर ये है। लेकिन लाल, नीला, सफेद,
नीला, सफेद, लाल। नीला, लाल, सफेद। अगर अपने को कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो गुजवा गए इसे। ठीक है, तो अभी पढ़े कि जिसका पृष्ठ ताप सबसे कम वो है लाल। तो इसका मतलब इस दो में से कोई एक आंसर होना चाहिए, अगर ऐसे हम इसको छांटे। उसके बाद जिसका पृष्ठ ताप है वो होता है सफेद, इसका मतलब जो है यही सही है, अब बाकी जो है वो गलत है। बता रहे हैं इसी तरह एकदम क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आता है। अभी मेरा स्पीड जो है, एक टेस्ट पूरा एक दिन में हो जाता है, अगर हमको 10:15 किलराज डिस्टर्ब ना करे तो। भाई विद्यार्थी आ जाएगा तब तो नहीं ना लिखेंगे, तब तो तुरंत उसको डाल देंगे अंदर। तो एक टेस्ट जो है, सोच लीजिए 7 टेस्ट पूरा किए पर्यावरण का, और 8वां टेस्ट कल होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन आज उसमें भी लिखे। जो आपका पर्यावरण प्रदूषण है वो इतना बड़ा है कि उसमें 2 टेस्ट बनाना पड़ गया एक के चैप्टर। तो कारण ये है ना कि खाली ये वायु प्रदूषण पर एक टेस्ट हो गया है, तो फिर जल, भूमि कहाँ जाएगा, एक एक उठाएंगे तो ये जो है उसमें, तो इसमें भी आपको पढ़ाने के बाद इसका भी टेस्ट लेंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन उसी तरह का इसमें आपको मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट तारों के नाम। तो सबसे पहला तो अपना सूर्य भगवान। ओरिजिनली सूर्य भगवान ऐसा दिखते हैं, ठीक है ना। एकदम सब कुछ सोच के जो है सूर्य भगवान को भगवान बनाए। अगर ये नीला दिखते तो अपने बाहर टिकिए नहीं पाते, या नहीं तो डिस्टेंस पृथ्वी का दूर करना पड़ता। हर चीज इमेजिन करिए, पृथ्वी का डिस्टेंस दूर करते, कहीं पृथ्वी कक्षा छोड़ के नहीं चला जाता, इसका मास बढ़ाना पड़ता, इसका स्पीड बढ़ाना पड़ता, इसका ये वाला स्पीड बढ़ाना पड़ता। देख रहे हैं तो कितना अच्छा होता कि हम लोग को स्पेस ज्यादा मिलता रहने का। तो क्या देख रहे हैं आप कि एकदम आइडियल हैं ये कहीं वाइट हैं कहीं रेड है, देख रहे हैं ना। यानी हमको जितना ऊर्जा चाहिए उतना ही डिस्टेंस पर वो हैं, और हमको जो है यहाँ जीवन दिए। अब आइए, ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये दूसरा तारा। देखिए यहां पे है सन। अब आइए अल्फा सेंचुरी, तीसरा तारा। स्पाइका, ये हो गया चौथा। रेगुलस, ये हो गया 5वां। देखिए स्पाइका, अल्टियर, सन सब दिया है। तो क्या देख रहे हैं कि और भी तारे 10 पर पावर 11 बल्कि 21 हैं, 22 हैं, लेकिन ये 4-5 जो है अपने करीब है, इसीलिए उसको ध्यान रखेंगे। अब आगे सुनिएगा, तारा स्थिर है। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए हमको सूरज ने कोई भी तारा, क्योंकि तारा तो स्थिर है, घूम पृथ्वी रहा है, ऐसे चक्कर नहीं मार रहा है सबका, वो के वो का मार रहे हैं सूरज, लेकिन बाकी तो ऐसे घूम रहे हैं। तो कोई भी जो तारा है वो हमको क्या देख रहे हैं, विपरीत दिशा से चलकर पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होता है। खाली सूरज ही नहीं लगता है पूरब में उग रहा है, सभी तारे यही लगेगा कि पूरब से चल करके पश्चिम की ओर जो है आया, क्योंकि पृथ्वी का घुमाव जो है वो पश्चिम से पूरब है।
अतः तारों की आभासी गति पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होती है। देखिए तो जरा इसको एक कथन और कारण का सवाल बना के देखें। कथन एक, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कथन दो, सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर या तो यहां पर लगाएगा पृथ्वी पर या यहां लगाएगा पृथ्वी पर, जहां रखे, घूमते हुए प्रतीत होते हैं। और तब जो सवाल है, अब उसके बाद कथन एक और कथन दो दोनों सही है, और कथन एक कथन दो एक की व्याख्या करता है, ये व्याख्या कर दिया। तो अगर हम फैक्ट्स जान रहे हैं तो घबराने कहीं नहीं है, फिर हम आराम से बता सकते हैं कि किस टाइप का प्रश्न होगा, हम सबका जवाब दे सकते हैं। आइए अब आइए, अब एक ऐसा तारा जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर दिखाई दे और आपको ऐसा लगे कि इसके ही चारों ओर बाकी सब जो है तारा घूम रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा, पोल स्टार। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, पृथ्वी के नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर होता है, और दूसरा कि ऐसा लगता है कि बाकी तारा इसी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा, पोल स्टार। अब आइए यहां देखिए कितना बढ़िया ये एसर्शन रीजन का सवाल है। ये आपको अभी 8वां वाला में भी यही लाइन पढ़ाए थे ब्रह्मांड में। ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है और समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करता है। तो क्यों? तो क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन की अक्ष पे स्थिर है। यानी ध्रुव तारा अगर ये पृथ्वी है और ये इसका एक्सिस है, तो यहां पर है। तो क्या हो रहा है, अब देखिए इसको ऐसे कितना भी घुमाइएगा ये स्थिर ही लगेगा, ठीक ना। यहां पर होइएगा तो भले लगने लगेगा कि ये घूम रहा है, तो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। कोई भी चीज को ऐसे गेंद घुमा के और उसको ऐसे उसके ऊपर खड़ा कर देंगे, तो ये घूमने वाला जो चीज है उसके सामने तो स्थिर लगेगा। उसको ऐसे नीचे कर देंगे तब ना ये घूमेगा, तो लगेगा कि ये घूम रहा है। तो ध्रुव तारा के स्थिर होने का मूल कारण यही है कि यह पृथ्वी का जो रोटेशन है या रिवॉल्यूशन उसके एक्सिस पर है, ठीक है। तो आकाश में स्थिर है और समय के साथ ये परिवर्तित नहीं होता है। देखिए कितना बढ़िया सवाल बनेगा। कथन एक, ध्रुव तारा सदैव पृथ्वी से स्थिर प्रतीत होता है। अब
ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम ये लिख दें तो आंसर बी हो जाएगा कि यह उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर होता है, इस कारण से स्थिर नहीं प्रतीत होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या तब्बे कर रहा है जब यह लिखें कि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के ऊपर है। तो आंसर हो जाएगा ए कि कथन 1 और 2 दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करता है। क्लियर हो गया? घूर्णन अक्ष के ऊपर स्थित। तो ये आपका तारे का सामान्य परिचय है। अब हम लोग जो अगला लेक्चर देखेंगे उसमें तारा कैसे बनता है वो देखेंगे।